Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We're going to continue with chapter 14th of our spectrum, that is First World War and Response of Nationalists. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि होम रूल लीग क्या है एंड फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन क्या है. आज हम पढ़ने वाले हैं दो होम रूल लीग्स के बारे में, एक एनी बेसेंट की होम रूल लीग और एक तिलक की होम रूल लीग, राइट. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बोथ तिलक एंड एनी बेसेंट रियलाइज कि सैंक्शन ऑफ मॉडरेट डोमिनेटेड कांग्रेस एज वेल एज फुल कोऑपरेशन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट वाज एसेंशियल फॉर मूवमेंट टू सक्सीड. तो उन्हें दोनों एक्सट्रीमिस्ट प्लस मॉडरेट्स का सपोर्ट चाहिए था, तभी ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो सकता था, राइट. एनी बेसेंट ने क्या किया, 1915 में उन्होंने लॉन्च किया अपना कैंपेन. उनका कैंपेन क्या प्रमोट करता था, क्या था उसका मोटो, सेल्फ गवर्नमेंट. ऑब्वियसली होम रूल मतलब सेल्फ गवर्नमेंट. इसके लिए उन्होंने प्रोपेगेंडा कैसे फैलाया, थ्रू न्यूज़पेपर्स लाइक न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ. वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स, आपको पता होना चाहिए, राइट. एक और बात आप याद रखेंगे, अदर पब्लिक मीटिंग्स और लाइब्रेरी सेटअप करना, ये सब भी इनके प्रोपेगेंडा फैलाने के पार्ट था. ओके, एजुकेटिव प्रोपेगेंडा की यहाँ पे बात कर रहे हैं, एजुकेटिव प्रोपेगेंडा टू एजुकेट मासेस. ओके, 1915 में तिलक और एनी जो हैं उनको सक्सेस मिली थोड़ी बहुत. कैसे, एक्सट्रीमिस्ट जो अभी तक कांग्रेस का पार्ट नहीं थे, मतलब सूरत स्प्लिट के बाद से, उनको अब दोबारा कांग्रेस का पार्ट बना दिया गया. दे वर एडमिटेड टू द कांग्रेस, राइट. ये पार्ट क्यों बने, एक्सट्रीमिस्ट की वहाँ पे आइडियोलॉजी क्या थी, मॉडरेट्स की आइडियोलॉजी क्या थी, ये आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं इन डिफरेंट चैप्टर्स. आज हम होम रूल लीग के बारे में पढ़ेंगे, राइट. कांग्रेस ने अप्रूव तो नहीं किया होम रूल लीग, जो कि एनी बेसेंट जिसको अप्रूव करवाना चाह रही थी कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस ने दो काम किए. उसने कमिट किया कि एजुकेटिव प्रोपेगेंडा फैलाएगा, और दूसरा जो कमिटमेंट था कांग्रेस का वो ये था रिवाइवल ऑफ लोकल लेवल कांग्रेस कमिटीज. ये आपको कैसे याद रहेगा, एजुकेटिव प्रोपेगेंडा यही यही होम रूल लीग का पार्ट है, यही चाहती थे एनी बेसेंट फैलाना, राइट. तो एजुकेटिव प्रोपेगेंडा तो वहां से आया. लोकल लेवल कांग्रेस कमिटीज क्यों आई होंगी, कैन यू गैस. आपको मैंने बताया था जो मॉडरेट्स हैं, ये आपकी बुक्स में नहीं लिखा है, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये क्यों आया होगा. हर चीज़ में आप क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, इंक्विजिटिव बनिए, तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी. जो मॉडरेट्स थे वो कैपेसिटी ऑफ मासेस में बिलीव नहीं करते थे, मैंने आपको बताया था, राइट. जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कैपेसिटी ऑफ मासेस में बिलीव करते थे. यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 1915 में एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस का पार्ट बन रहे हैं, उनको दोबारा ऐड किया जा रहा है, तो रिवाइवल ऑफ लोकल लेवल कांग्रेस कमिटीज भी हो रहा है. वाई सो, लोकल लेवल कोई भी चीज़ क्यों होती है, डिसेंट्रलाइजेशन क्यों होता है, ग्रास रूट को टच करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन होता है, जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल पब्लिक है, मासेस के साथ कनेक्ट करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन होता है. तो लोकल लेवल जो कांग्रेस कमिटीज़ का रिवाइवल है वो इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि इट इज़ नाउ हैपनिंग आफ्टर एक्सट्रीमिस्ट हैव बीन एडमिटेड टू द कांग्रेस. ओके, ऐसे आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है. तिलक एंड लीग, तिलक एंड हिज लीग एंड ऑफ कोर्स एनी बेसेंट्स लीग. सबसे पहले तो अप्रैल 1916 में तिलक की लीग शुरू होती है. तो टेक्निकली एनी बेसेंट के पहले तिलक की लीग शुरू होती है. एनी बेसेंट की जो लीग है वो सितंबर 1916 में शुरू हो रही है. तिलक की लीग का नाम है इंडियन होम रूल लीग, और एनी बेसेंट की लीग का नाम है ऑल इंडिया होम रूल लीग. आपको नामों में कंफ्यूजन होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा. तिलक की जो लीग है उसके हेडक्वार्टर्स पूना में था, उसकी फर्स्ट मीटिंग जो है वो बेलगाम में थी. लेकिन एक और चीज़ है कि वो रिस्ट्रिक्टेड थी तिलक की लीग टू महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग बॉम्बे, बिकॉज बॉम्बे इज हियर विथ एनी बेसेंट. ओके, तो रिस्ट्रिक्टेड टू महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग बॉम्बे, कर्नाटका, बेरार एंड सेंट्रल प्रोविंसेस. तो यहाँ पे तिलक की लीग थी. तो आप समझ सकते हैं इसका नाम है इंडियन होम रूल लीग. एनी बेसेंट की जो लीग है उसके 200 ब्रांचेस थे, वो रेस्ट ऑफ इंडिया का पार्ट थी इंक्लूडिंग बॉम्बे. 200 ब्रांचेस, तिलक की 6 ब्रांचेस. ओके, तो यहाँ पे ऑल इंडिया होम रूल लीग आप समझ सकते हैं. ये सेटअप कहाँ पे हुआ था, इन मद्रास. एनी बेसेंट की जो लीग है वो सेटअप हुई थी इन मद्रास. जो तिलक की लीग है वो उसका व्हाट वाज द एम, स्वराज was aim, linguistic states
ये एम था, एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज एम था, स्वराज्य। बट ऑब्वियस ही बात है राइट, यहाँ पे आप होम रूल लीग की बात कर रहे हैं, तो होम रूल मतलब क्या है? स्वराज्य, सेल्फ गवर्नमेंट। आई थिंक माई पेन इज नॉट वर्किंग बट इट्स ओके। लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्या मतलब है? लिंग्विस्टिक स्टेट्स है कि आप डिमांड कर रहे हैं स्टेट फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज होगी जिसमें आप सबसे ज़्यादा बात करते हो, ये नहीं कि हिंदी ही है, हो सकता है इंग्लिश आपकी नेटिव लैंग्वेज हो, नेटिव एज इन लाइक द वे द मोर यू स्पीक किसी लैंग्वेज में, दैट बिकम्स natural to you, so you might think in that language and then translate your statements into other language, right? तो vernacular language में पढ़ना क्यों important है? क्योंकि इंसान जिस language में बात करता है उसी language में सोचता है, and then they translate the statements into other languages, right? तो तिलक ने डिमांड किया कि जो एजुकेशन है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में होनी चाहिए, ठीक है। जो एनी बेसेंट की जो लीग है उसके जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे उनका नाम था जॉर्ज अरुंडेल, आपको पता होने चाहिए राइट। BW वाडिया जी एंड CP रामास्वामी अय्यर जी, ये लोग भी पार्ट थे। तो दीज 3 पर्सनैलिटीज यू हैव टू रिमेंबर इन एनी बेसेंट्स लीग। होम रूल लीग प्रोग्राम क्या था? अच्छा, बिफोर वी मूव टू होम रूल लीग प्रोग्राम क्या था, आपको ये तो नहीं लग रहा है कि 2 अलग अलग लीग्स इसलिए बनी क्योंकि लड़ाई थी दोनों में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है राइट। दोनों बहुत ही एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे थे। बात ये थी कि जो तिलक हैं उनके जो फॉलोअर्स थे, जो एनी बेसेंट के फॉलोअर्स हैं, वो काफ़ी डिफरेंट थे, ठीक है। दोनों में इनके फॉलोअर्स दूसरे के साथ ईज पे नहीं थे और दूसरे के फॉलोअर्स इनके साथ ईज पे नहीं थे, और मासेस को टैप करना ज़रूरी था। तो दोनों लीडर्स ने सोचा कि एक अलग अलग लीग्स शुरू करते हैं अपने अपने फॉलोअर्स के साथ, राइट। बट दोनों ही लीग्स काफ़ी कोऑपरेटिव थे एक दूसरे के साथ, और कोऑर्डिनेट कर रहे थे एक दूसरे के साथ। जहाँ पे कोई एक स्टेट में अगर कोई लीग काम कर रहा है तो दूसरा लीग वहाँ पे काम नहीं कर रहा था, दूसरे और स्टेट में काम कर रहा था। तो इससे आपका इनका जो कोऑर्डिनेशन है वो नज़र आ रहा है, इनका जो कोऑपरेशन है वो नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं था कि लड़ाई थी। प्लीज़ कुछ भी मत लिखना पेपर में, ओके। और अब होम रूल लीग प्रोग्राम क्या है वो देख लेते हैं जल्दी से, ओके। कॉमन मैन को एक मैसेज सेंड करना था कि सेल्फ गवर्नमेंट अब हमारी डिमांड है। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है कि इंडिया ही इंडियंस को रूल करे, रूल एज इन गवर्नमेंट बनाए, ठीक है। कॉमन मैन के लिए ये मैसेज कॉमन मैन के साथ रेजोनेट कैसे हुआ? कॉमन मैन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। एक और चीज़ है कि कई बार कॉमन मैन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट नहीं बनना चाहता, बट ये बात तो उसे समझ में आ रही है ना कि हमारी प्रॉब्लम्स एक इंडियन ही समझ सकता है और वही लेजिस्लेशन में काम कर सकता है, वही गवर्नमेंट बना सकते हैं, तभी जाके हमारा कुछ होगा, राइट। इसीलिए ये जो मूवमेंट है, ये जो प्रोग्राम है, इसकी अपील काफ़ी वाइडर थी दैन द अदर्स, ओके। जो भी इसके पहले जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस आई थी उसके कंपैरिजन में इस मूवमेंट की बहुत वाइडर अपील थी और बहुत एजुकेटिव थी मूवमेंट, क्योंकि वो जो एजुकेटिव प्रोपेगेंडा की मैंने बात की थी कि वो मासेस को जाके एजुकेट कर रहे थे कि हमें क्यों चाहिए ये चीज़, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। इससे जो अपील है वो बहुत वाइड हो गई। ऑल्सो इट अट्रैक्टेड पॉलिटिकली बैकवर्ड रीजन्स। मैंने जैसे आपको बोला कि जो पॉलिटिकली बैकवर्ड रीजन्स है वो भी इसका पार्ट बनना चाहते थे, क्योंकि कॉमन मैन की प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है, कोई हाई फाई पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है जो कॉमन मैन को समझना है, ओके। दूसरी बात है, प्रमोट कर रहे थे डिस्कशंस, लाइब्रेरीज, पैम्फलेट्स बांटना, कॉन्फ्रेंसेस करना, पोस्ट कार्ड्स, प्लेज, रिलीजियस सॉन्ग्स, पोस्टर्स, प्रोपेगेंडा थ्रू न्यूज़पेपर्स, राइट, एवरीथिंग, ऑर्गेनाइजिंग क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स, होल्डिंग conferences containing reading rooms containing books. So you can imagine how beautiful this is. Libraries, reading rooms, ये सब हमारे नेशनल मूवमेंट के भी पार्ट रह चुके हैं। तो आप रेजोनेट कर सकते कि हाउ ब्यूटिफुल दिस इज, कि लाइब्रेरीज, हाउ एजुकेटिव इट वाज, राइट। ऑल्सो जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 का, उसने इस जो मूवमेंट है उसके लिए एडवांटेजेस रहा। रशियन रेवोल्यूशन कैसे रहा हम आगे पढ़ेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन से हमने क्या क्या आइडियाज़ जो है उससे हम इंस्पायर हुए आगे चल के, राइट। अब
जो होम रूल लीग एजिटेशन है उसमें और भी लीडर्स पार्ट लिए, जैसे कि मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, भूलाबाई देसाई जी, चित्तरंजन दास जी, के एम मुंशी जी, चक्रवर्ती जी, सैफुद्दीन किचलू जी, मदन मोहन मालविया, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय, everyone, all these prominent leaders became parts of this movement. They participated in this movement, in these leagues. Okay, तो ये बहुत सीनियर लीडर्स हैं, इसलिए मैंने आपको इनके नाम बता दिए। कौन कौन है एक बार और सुन लो ताकि थोड़ा सा आपको दिमाग में रहे। मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, भूलाबाई देसाई, चित्तरंजन दास, के एम मुंशी, बी चक्रवर्ती, सैफुद्दीन किचलू, मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय, राइट। जो एनी बेसेंट की लीग थी उसके बॉम्बे डिवीजन के हेड मोहम्मद अली जिन्ना भी बने कुछ टाइम के लिए, ठीक है। आई थिंक दैट्स इट। ओके, एक और चीज़ आपको मैं बता देती हूँ। मोस्टली जो एंग्लो इंडियंस हैं और मोस्टली जो मुस्लिम्स हैं और जो नॉन ब्राह्मण्स हैं ऑफ साउथ, दे डिड नॉट जॉइन द मूवमेंट और द लीग। वाई? क्योंकि एक रूमर और यू कैन से एक बिलीफ था जो कि गलत था ऑब्वियसली। वो बिलीफ ये था कि शायद सेल्फ रूल या होम रूल का मतलब हिंदू मेजॉरिटी का रूल होगा जिसमें हाई कास्ट जो है वो रूल करने वाली है। तो ये एक बिलीफ था, ठीक है। तो इस बिलीफ की वजह से कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी डिड नॉट जॉइन द लीग और द मूवमेंट। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। अगली क्लास में वील सी गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द मूवमेंट एंड व्हाई डिड द एजिटेशन फेड आउट and the gains. Also we'll read about the Lucknow session, very important. I hope you enjoyed. All the best.